नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश कुमार बिजारनिया आधारशिला विद्यापीठ अड़कसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कक्षा 7 का व्याकरण का टॉपिक है वर्ण और वर्णमाला। तो देखिए, वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला देखिए, वैसे देखें तो मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि का जो लिखित चिन्ह है उनको ही वर्ण कहते हैं। मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि के लिखित चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं और वैसे भाषा के 4 कौशल माने गए हैं, जैसे सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो इनमें से 2 कौशल हैं, सुनना और बोलना, ये मौखिक भाषा से संबंधित होते हैं। और फिर 2 कौशल हैं, लिखना और पढ़ना, ये लिखित भाषा है उनसे संबंधित होते हैं। और जो लिखित भाषा के जो चिन्ह होते हैं उनको ही हम वर्ण कहते हैं। और वर्णों की जो निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था है उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो इस प्रकार से देखो, इसको लिख करके देखते हैं हम। तो भाषा के 4 कौशल माने जाते हैं। भाषा के 4 कौशल माने जाते हैं। अब कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, तो भाषा के 4 कौशल माने गए हैं। इनमें से पहले 2 कौशल, इनमें से पहले 2 कौशल मौखिक भाषा से संबंधित हैं। मौखिक भाषा से पहले 2 कौन कौन से हैं? सुनना और बोलना। तो ये मौखिक भाषा से संबंधित है। तथा शेष 2 लिखित भाषा से। लिखित भाषा से तो उच्चारित की गई ध्वनियों को उच्चारित की गई उच्चारित की गई ध्वनियों को लिख कर व्यक्त करने के लिए हमें कुछ लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। हमें कुछ लिपि
चिन्हों की आवश्यकता होती है। कुछ लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है, यही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। यही लिपि चिन्ह यही लिपि चिन्ह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। यही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जैसे मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि के लिखित चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। तो इसकी मूल परिभाषा ऐसा लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। तो ये इसकी मूल परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अब इसमें देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको, तो लिखो इसमें आप, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके खंड नहीं किए जा सकते। इसके खंड नहीं किए जा सकते। नहीं किए जा सकते। इसके खंड नहीं किए जा सकते। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। इन्हीं वर्णों की सामान्यता, इन्हीं वर्णों को सामान्यता अक्षर भी कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वर्ण और अक्षर एक ही है। ये वर्ण होते हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है?
अक्षर कहा जाता है। तो प्रत्येक शब्द वर्णों से बनता है। प्रत्येक शब्द वर्णों से ही बनता है। वर्णों से ही बनता है। तो देखिए, वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए, ये तो देखा हमने वर्ण, अब है वर्णमाला। तो वर्णमाला में भी आप लिख सकते हो वर्णमाला। वर्णमाला। तो देखिए, वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की जो क्रमबद्ध व्यवस्था है उसको ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। अब हम देखते हैं मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला, यानी हिंदी की मानक वर्णमाला कौन सी है? तो देखिए, सबसे पहले इसमें देखते हैं स्वर, यानी वर्णों के कितने भेद बताए अभी आपको? 2 भेद। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। 2 भेद बताए थे आपको, स्वर और, ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले मानक हिंदी वर्णमाला है, इसमें स्वर। अब देखिए, हिंदी में स्वर कौन कौन से होते हैं? तो हम देखते हैं ए, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं मानक हिंदी में स्वर। तो इनकी संख्या कुल 11 होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इसके अलावा अंग और अह दो और होते हैं, तो वो अनुस्वार। देखिए, अनुस्वार, इसमें अनुस्वार होता है अंग। अंग है वो स्वरों में नहीं गिना जाता है। और विसर्ग होता है अह। विसर्ग, अंग और अह, ये अंग होता है वो अनुस्वार होता है, और अह वो विसर्ग होता है। ये अयोगवाह कहलाते हैं। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह कहलाते हैं। फिर है व्यंजन। तो इनके 2 भेद देखे थे हम, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो देखिए, व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो देखते हैं हम क, ख, ग, घ, अड़। फिर च, छ, ज, झ, ये। फिर ट,
ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, फिर प, फ, ब, भ, म, फिर ये, र, ल, व, फिर स, 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 है। ये होते हैं व्यंजन। इनकी संख्या कितनी हो गई? 5 तो वर्ग हो गई, 1 2 3 4 5, तो 55 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। तो व्यंजनों की संख्या हिंदी में कुल 33 होती है और स्वरों की संख्या हिंदी में कुल 11 होती है। तो कुल वर्ण या अक्षर कितने होते हैं? 44। तो हिंदी में कुल वर्ण या अक्षरों की संख्या होती है 44, उनमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब जो क्ष, त्र और गे बच गए हैं वो क्या होते हैं? वो दो वर्णों से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए उनको संयुक्त अक्षर कहते हैं या इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है। तो इनको हम संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं। संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं। किनको? क्ष, त्र और गे। क्यों? क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो देखते हैं ये किन किन से मिलकर के बनते हैं। तो पहला है क्षय। ये क्षय, तो क्षय है वो किन से मिलकर बना? अर्धाक्षर क और स से मिलकर के बना है क्षय, ठीक है ना। इसलिए इसमें क है भी वर्ण हो गया और स भी हो गया, तो दो वर्णों से मिलकर के बना है, ठीक है ना। इसके अलावा त्रय, त्रय देखते हैं। त्रय किन से मिलकर के बना है? त और र से मिलकर के बना है त्रय। इसके अलावा गे, गे भी देखते हैं। तो गे किन से मिलकर के बना है? ज और ये से मिलकर के बना है। ऐसे ही एक और होता है, जैसे हम श्री लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं ना श्रेय, श्रेय जैसे श्रीमान, तो ये भी दो वर्णों से ही मिलकर के बनता है। अब दो कौन कौन से हैं? स और र से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र गे होते हैं वो संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी गिनती मूल व्यंजनों में नहीं होती है। मूल व्यंजन हैं उनकी संख्या 33 ही होती है। तो अब वर्ण या अक्षर के जो दो भेद होते हैं उसमें पहला भेद है स्वर। पहला भेद है स्वर। तो स्वरों की संख्या हमने देख ही ली। स्वर हिंदी में कौन कौन से होते हैं इनकी परिभाषा लिख लेते हैं इसमें। तो लिखो, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी बिना किसी बिना किसी रुकावट के
रुकावट के मुंह से निकले मुंह से बिना किसी रुकावट के मुंह से निकले वे स्वर कहलाते हैं। वे स्वर कहलाते हैं। अब जैसे हम देखते हैं हिंदी में कौन कौन से, जैसे ए, आ, ई, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु है वो बिना किसी अवयव से टकराए सीधे मुंह से बाहर निकलती है, इसलिए इनको स्वर कहा जाता है। अब हम देखते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के भेद। तो स्वरों के 2 भेद होते हैं। वैसे स्वरों के 2 भेद होते हैं। अब 2 कौन कौन से हैं? पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला कौन सा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। तो देखिए ह्रस्व स्वर होता है जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर होते हैं। तो लिखो आप इसमें, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये ह्रस्व स्वर होते हैं। यानी इनके उच्चारण में दूसरे स्वरों की तुलना में आधा समय लगता है या दूसरे स्वरों की तुलना में कम समय लगता है, इसलिए ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। दीर्घ का क्या अर्थ होता है? बड़ा। यानी उच्चारण में अधिक समय लगना, उच्चारण में
अधिक समय लगता। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण में हरिस्व जिन स्वरों के उच्चारण में हरिस्व स्वर से मतलब हरिस्व स्वर है उसके उच्चारण से दुगुना समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में हरिस्व स्वर के उच्चारण से दोगुना समय लगता है। दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हरिस्व स्वर के उच्चारण से दोगुना समय लगे। हम ये भी कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। यानी उस 4 के अलावा जो संख्या है वो ये कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 तो दीर्घ स्वर हैं, उनकी संख्या 7 है। और हरिस्व स्वर है उनकी संख्या 4 है। तो इस प्रकार से हरिस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हरिस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है हिंदी में 4, जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसके अलावा फिर दूसरा है दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हरिस्व स्वर के उच्चारण से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये इनकी संख्या है। तो इस प्रकार से वर्ण या अक्षर के जो 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये था स्वर। और अब इसका दूसरा भेद है व्यंजन। इसका दूसरा भेद है व्यंजन। व्यंजन तो देखिए पहले इसको समझते हैं। व्यंजन कहते किसे? व्यंजन क्या होता है? तो देखिए किसे कहते हैं व्यंजन? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवाकंठ से निकलकर मुंह में कहीं स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी मुंह में चाहे दांतों को स्पर्श करे, चाहे जीवा को स्पर्श करे, चाहे होठों की सहायता से, मतलब कैसे भी हो जाए, मुंह में किसी न किसी अवयव को स्पर्श करते हुए अगर वो बाहर निकलती है तो वो व्यंजन कहलाते हैं। यानी मुंह में किसी न किसी अवयव की सहायता से उनका उच्चारण होता है, इसलिए वो व्यंजन कहलाते हैं। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन यानी वर्णीय अक्षर का पहला भाग था स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो देखिए व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवाकंठ से निकलकर
हवाकंठ से निकलकर मुंह में कहीं स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवाकंठ से निकलकर मुंह में कहीं स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर में क्या था? स्वर इसके बिल्कुल विपरीत था, इसके उल्टा था कि हवा है वो बिना मुंह में बिना किसी से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, और इसमें हवा स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए उनको व्यंजन कहते हैं। तो इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से ही होता है। तो इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। यानी व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से ही होता है, जबकि स्वरों का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवाकंठ से निकलकर मुंह में कहीं स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा में इस प्रकार से भी बता सकते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार से इनकी कई परिभाषाएं होती है। अब देखिए, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।